नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के इस पहले एमसीक्यू सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो ये हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चतुर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो उसी के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ बेसिक्स, मेरा जो भी प्रश्न मैं फ्रेम करता हूं वो इस तरह से होते हैं कि वो प्रश्नों को जानने के साथ साथ किस तरह से आपको सॉल्व करना है उसके साथ साथ आपको बेसिक्स भी क्लियर होते जाएं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट या बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कोई भी एमसीक्यू या आगे का आप कोई भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो बेसिक्स पर ध्यान अवश्य दीजिए। तो पहला जो प्रश्न है, जैसे न्यूमेटिक्स इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वायु या गैसों को संपीड़ित करके विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। तो पूछ रहा है ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो ये कथन पूरी तरह से सही है। न्यूमेटिक्स क्या है? इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसमें वायु या गैसों को संपीड़ित करके यानी कंप्रेस करके विभिन्न एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तरल यांत्रिकी यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रवों के व्यवहार का अध्ययन गतिमान अवस्था में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स की उस शाखा या ब्रांच का नाम पूछ रहा है जिसमें द्रवों के व्यवहार का गतिमान अवस्था में अध्ययन करते हैं। तो पहला द्रव गतिकी यानी हाइड्रोडायनामिक्स, द्रव इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक्स, तीसरा है गैस गतिकी और चौथा है न्यूमेटिक्स। तो द्रव गतिकी में क्या करते हैं, जिसको हम हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं, उसके अंतर्गत द्रवों के व्यवहार का अध्ययन गतिमान अवस्था में किया जाता है, उसको हम कहते हैं द्रव गतिकी या हाइड्रोडायनामिक्स। ये क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स या तरल यांत्रिकी की एक ब्रांच है या शाखा है। तीसरा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों के व्यवहार का अध्ययन स्थिर अथवा गतिमान अवस्था में किया जाता है, कहलाती है। उसको क्या कहते हैं? विज्ञान की शाखा को जिसके अंतर्गत तरलों के, अब तरलों में देखिए द्रव भी आते हैं और गैसें या वायु भी आते हैं। तो तरल की जब बात कर रहे हैं यानी हम दोनों तरीके के द्रवों और गैसों दोनों की बात कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आप देखिए द्रव इंजीनियरिंग जैसे हाइड्रोलिक्स हो गया, गैस गतिकी, न्यूमेटिक्स हो गया, तरल यांत्रिकी। तो तरल यांत्रिकी जो फ्लूइड मैकेनिक्स है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तरलों के व्यवहार का अध्ययन स्थिर अथवा गतिमान अवस्था में किया जाता है। चौथा है वायु गतिकी यानी एरोडायनामिक्स के अंतर्गत गैसों विशेषतः वायु के व्यवहार का अध्ययन गतिमान अवस्था में अध्ययन किया जाता है। कथन सत्य है कि असत्य है? तो वायु नाम से ही पता चला, वायु गतिकी यानी वायु का गतिकी मतलब गतिमान अवस्था में अध्ययन करना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एरोडायनामिक्स। तो ये पूरी तरह से कथन सत्य है। पांचवा है ऐसे पदार्थ जो कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस के प्रभाव में निरंतर विरूपित होते हैं यानी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है उनमें, हम जब उसमें शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। और कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस का मान चाहे कितना भी कम क्यों ना हो तो उनको हम कहते हैं तरल यानी कि फ्लूइड। फ्लूइड पर जैसे ही हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो उसको सह नहीं पाते और क्या होते हैं, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन यानी उनमें निरंतर विरूपण होता है और उसी को हम कहते हैं प्रवाह होना, यानी वो तरल क्या होते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तरल। इसमें चार ऑप्शन कुछ भी दिए हों, ठोस दिया है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं है, तरल आपका सही ऑप्शन है, फ्लूइड। छठवां है कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस के प्रभाव में निरंतर होने वाले विरूपण के कारण ही किसी तरल में प्रवाह होता है। यह कथन है सत्य या असत्य? तो यह कथन सत्य है। अभी पांचवें प्रश्न में मैंने आपसे बताया कि कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस के जैसे ही अप्लाई किया जाता है तरलों में तो वो क्या होता है, विरूपित हो जाते हैं। तरल और विरूपित होने का मतलब कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन यानी सतत विरूपण के कारण उनमें प्रवाह होने लगता है। तो ये कथन क्या है आपका? सत्य है। सातवां प्रश्न देखते हैं। तरलों यानी फ्लूइड्स के द्वारा निम्न में से किस नियम का पालन किया जाता है? चार दिए हैं, न्यूटन का श्यानता नियम, हुक का नियम, कूलॉम का नियम, फैराडे का नियम। तो चार ऑप्शन कुछ भी चेंज हो सकते थे। तो आपको पता है तरलों द्वारा न्यूटन के श्यानता नियम का पालन किया जाता है यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। हुक का नियम ठोसों के द्वारा हुक के नियम का पालन किया जाता है। बाकी ये कूलॉम का नियम, फैराडे का नियम तो बिल्कुल अलग हैं। तो तरलों द्वारा किस नियम का पालन किया जाता है? न्यूटन के श्यानता नियम का यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का।
आठवां है द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात कहलाता है, यानी रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी या घनत्व। द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, या डेंसिटी इक्वल्स टू हम कहें मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। बाकी 3 ऑप्शन और दिए हैं, आपेक्षिक आयतन, आपेक्षिक भार, आपेक्षिक गुरुत्व, वो नहीं होगा। सही ऑप्शन चाहे जिस स्थान पे लिखा हो घनत्व, आपको डेंसिटी पे तुरंत टिक कर देना है सही आंसर पे। 9वां है आयतन तथा संहति का अनुपात कहलाता है। आयतन मीन्स वॉल्यूम और संहति मीन्स मास। मास संहति को हम द्रव्यमान भी कह सकते हैं, कई जगह संहति लिखा होता है, तो मेन वॉल्यूम और मास, इसका अनुपात क्या कहलाता है? तो अभी मास और वॉल्यूम का अनुपात डेंसिटी कहलाता है। अब उसका उल्टा कर दिया, वॉल्यूम एंड मास का अनुपात कहलाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी आपेक्षिक आयतन। तो जो आपेक्षिक आयतन होता है वो घनत्व या डेंसिटी का जस्ट उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम होता है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा मास और वॉल्यूम का जो अनुपात था, रेशियो था, वो घनत्व कहलाता है डेंसिटी, और इसमें देखिए उल्टा हो गया। वॉल्यूम और मास का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक आयतन, या इसको विशिष्ट आयतन भी कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका क्या है? सही ऑप्शन है। 10वां है भार तथा आयतन का अनुपात कहलाते हैं, यानी रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम। तो ये आपेक्षिक भार कहलाता है, यानी स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक को हिंदी में आपेक्षिक भी कहते हैं और स्पेसिफिक को हिंदी में विशिष्ट भी कहते हैं। तो यदि कहीं आपेक्षिक भार लिखा तो उसको हम विशिष्ट भार भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में जरूर याद रखिए स्पेसिफिक वेट। तो भार तथा आयतन का जो अनुपात है वो स्पेसिफिक वेट या आपेक्षिक भार कहलाता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन क्या है? वो सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपेक्षिक भार यानी कि स्पेसिफिक वेट तथा घनत्व डेंसिटी में संबंध बताने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है? ये पूछ रहा है। तो गामा क्या है आपका? गामा जो है वो आपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट को प्रदर्शित करते हैं गामा से। रो आपका डेंसिटी या घनत्व है, और जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसमें आप देखिए कौन सा संबंध, तो आपको पता है डी ऑप्शन, गामा इक्वल्स टू होता है रो इंटू जी, यानी गामा क्या है? आपेक्षिक भार बराबर होता है घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है। गामा यानी आपेक्षिक भार बराबर घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण, गामा इक्वल्स टू रो इंटू जी। गामा की जगह कई बार आपेक्षिक भार को हम इस डब्लू से भी प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डब्लू से, तो वो एक अलग चीज़ है। प्रदर्शित कुछ भी हम कर सकते हैं, सिंबल कुछ भी यूज करें, सही संबंध हमको मालूम होना चाहिए। गामा इक्वल्स टू रो इंटू जी होता है। 12वां प्रश्न देखिए, किसी तरल के आपेक्षिक भार तथा मानक तरल के अपेक्षिक भार के अनुपात को क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं ये पूछना चाह रहे हैं। यानी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट यानी अपेक्षिक भार ऑफ ए फ्लूइड एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड, यानी किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट, इनका अनुपात क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं आपेक्षिक गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मानक तरलों में आपको पता है कि द्रव भी आते हैं और गैसें भी आते हैं, तो इसमें द्रव के लिए भी हम इसको लिख सकते हैं फार्मूले को, और गैसों के लिए भी लिख सकते हैं। तो जब द्रवों के लिए लिखते हैं तो मानक तरल लिया जाता है पानी को, और जब गैसों के लिए लिखते हैं तो मानक तरल लिया जाता है वायु को। तो इसमें सही उत्तर है किसी तरल के आपेक्षिक भार तथा मानक तरल के आपेक्षिक भार का अनुपात आपेक्षिक गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। तो डी जो आपका है ऑप्शन वो आपका सही उत्तर होगा। 13वां है, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी विभिन्न परतों के बीच फिसलने का विरोध होता है वो कहलाता है। विभिन्न परतें आपको पता है कि कोई भी जब तरल है जब प्रवाहित होता है तो वो परतों के रूप में प्रवाहित होता है, यानी एक परत दूसरी परत के ऊपर प्रवाहित होती है, तो वो एक परत दूसरी परत के फिसलने का या प्रवाहित होने का विरोध करती है। तो ये जो गुण है वो कहलाता है श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। तो ये आपका देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो विस्कोसिटी सी नंबर पर है, तो सी आपका सही ऑप्शन होगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी श्यानता का सीधा मतलब गाढ़ेपन से है। तो आपको पता है जैसे कोई गाढ़ा द्रव, जैसे आप शहद ले लीजिए तो शहद धीरे धीरे प्रवाहित होता है, यानी उसकी परतों के बीच में जो फिसलने का विरोध होता है वो ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे प्रवाहित होता है। पानी आप पतला कोई अगर द्रव ले लीजिए उसको एकदम से ज़मीन पर आप डालिए तो वो तेज़ी से बहेगा। इसका मतलब है कि उसकी परतों में जो प्रतिरोध हो रहा है या फिसलने का जो विरोध हो रहा है परतों के बीच में वो कम है। तो गाढ़े द्रव क्या होते हैं, उनके बीच में प्रतिरोध ज़्यादा, यानी हम कहते हैं उनकी श्यानता ज़्यादा है, यानी गाढ़ापन ज़्यादा है। और जो पतले फ्लूइड होते हैं जैसे पानी हो गया, शहद की वो पानी की तुलना यदि हम कर रहे हैं तो उसकी श्यानता कम होती है, तो उसमें क्या होता है यानी विभिन्न परतों के बीच फिसलने का विरोध कम होता है शहद की तुलना में। तो ये श्यानता मीन्स गाढ़ापन, अगर हम इसको वैसे शब्दों में कहें, विस्कोसिटी कहते हैं अंग्रेजी में। 14वां देखिए, न्यूटन के श्यानता के नियम अनुसार किसी तरल के लिए
ABCD 4 ऑप्शन दिए, कह रहा है कर्तन प्रतिबल उसकी वेग प्रवणता du/dy के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये तो नहीं होता है। कर्तन प्रतिबल टाउ उसकी वेग प्रवणता du/dy पर निर्भर नहीं करता, ये भी नहीं होता है। C है कर्तन प्रतिबल टाउ उसकी वेग प्रवणता du/dy का 4 गुना होता है, ये भी नहीं होता है। डी ऑप्शन देते जो कर्तन प्रतिबल होता है यानी टाउ उसकी वेग प्रवणता du/dy के समानुपाती होता है, तो यही है टाउ समानुपात है du/dy, जहाँ टाउ आपका क्या है कर्तन प्रतिबल यानी शेयर स्ट्रेस है और ये du/dy है वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो ये टाउ समानुपाती होता है du/dy के, तो जो डी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। 15वां देख लेते हैं न्यूटन के श्यानता समीकरण, वही जो अभी 14वें में बात कर रहे थे। टाउ समानुपाती du/dy होता है, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, तो और कोई कांस्टेंट आएगा तो वो कांस्टेंट म्यू है, तो वो पूछ रहा है टाउ इक्वल्स टू म्यू du/dy, ये न्यूटन का श्यानता समीकरण है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये म्यू को क्या कहते हैं, अब पहला ये पूछ रहा है श्यानता गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये बिल्कुल सही है। तो कई बार इसलिए मैं कहता हूँ कि एक उत्तर सही दिखने के बाद टिक लगा करके आगे मत बढ़िए, एक बार चारों जो आपके ऑप्शंस हैं उन पर आप विचार जरूर कीजिए। दूसरा गतिक श्यानता डायनेमिक विस्कोसिटी, तो ये भी तो है, ये म्यू को डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। सी है परम श्यानता यानी कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, तो ये भी तो सही है, म्यू को ये भी कहते हैं परम श्यानता एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो जो डी है आपका उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी आपका इसमें इस केस में सही उत्तर होगा, क्योंकि उपरोक्त तीनों जो लिखे हैं तीनों ही नाम म्यू के हैं, यानी म्यू को हम श्यानता गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं, गतिक श्यानता यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं, और परम श्यानता यानी कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। तो सही उत्तर होगा वो डी यानी उपरोक्त सभी। तो ये 15 क्वेश्चंस का एक सेट था, मैंने फ्रेम जो क्वेश्चंस थे इस तरह से किए थे कि आपके बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हों और आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करें। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, और अगर कोई भी प्रश्न आपसे घुमा कर पूछ लिया जाएगा तो आप क्या होगा, कहीं ना कहीं उसमें आपको समस्याएँ उत्पन्न होंगी। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इसी के साथ आज के लिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के फिर एक सेट के साथ MCQ 2 में मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।